जम्मू बस स्टैंड पर ग्रेनेड से हमला, धमाके में 28 लोग जख्मी। ग्रेनेड हमले के बाद आरोपी फरार, जांच में जुटी पुलिस। मेरठ में अतिक्रमण हटाने के दौरान आगजनी और हंगामा, लोगों ने पुलिस पर आग लगाने के लगाए आरोप। इलाके में इंटरनेट सेवा बंद। राफेल को लेकर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर अटैक, कहा डील में पीएम ने की बाईपास सर्जरी। राफेल आने में देरी के लिए अनिल अंबानी को बताया जिम्मेदार। पुलवामा हमले पर राहुल ने पीएम को घेरा, कहा शहीदों के परिवार देखना चाहते हैं आतंकियों की लाश। बोले पाकिस्तान में हम नहीं, मोदी हैं पोस्टर बॉय। और यूपी में सांसद और विधायक के जूता कांड पर पार्टी में घमासान, सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े विधायक, योगी ने किया तलब। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं दो का पंच। दो के पंच में आज हम 5 खबरों को लेकर आए हैं, जिसमें उसमें सबसे पहले बात करेंगे जम्मू अटैक के अंदर ग्रेनेड हमला हुआ है। उसके अलावा 4 और जो खबरें हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सीधे लिए चलते हैं आपको जम्मू के अंदर, जहां पर बस स्टैंड पर एक ग्रेनेड हमला हुआ है। 28 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। अगर देखा जाए पुलवामा अटैक के बाद जिस तरह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी, लेकिन जम्मू के अंदर, जिसको अभी हाल में कहा जाए तो सर्दियों की राजधानी भी है जम्मू कश्मीर की, वहां पर यह बड़ा अटैक हुआ है। अगर देखा जाए बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा गंभीर मामला है। इसमें अगर आप देखें तो 28 लोग जख्मी हुए हैं और जो आरोपी है, जो ग्रेनेड हमला किया जिसने, वो वहां से फरार हो गया। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है ग्रेनेड हमले में, और ये फरार हो गया हमलावर, ऐसी खबर मिल रही है। पुलिस जांच में जुट गई है पूरी तरीके से। धमाके के बाद इंटरनेट जो है सेवाएं बंद कर दी गई हैं और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके का घेराव कर लिया है, जांच तेज कर दी है। और हमारे साथ आशीष कोहली जुड़ गए पूरे मामले पर। वहां पर ग्रेनेड हमले पर आशीष कोहली ने जायजा लिया है, मौका वारदात पर। जरा देखिए क्या है ताजा अपडेट। जम्मू के बस स्टैंड में ये लगभग तीसरा वाकया है जब एक बार फिर से यहां पर एक ग्रेनेड हमला हुआ है, और अभी तक पूरी बात का नहीं पता चल पा रहा है कि आखिरकार कहां से ये हमला किया गया है। लेकिन यही वो स्पॉट है जहां पर जम्मू का बस स्टैंड, जहां पर ये ग्रेनेड हमला किया गया है। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अभी कुछ ही देर पहले की बात है जब यहां पर ये जम्मू का सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला इलाका है जम्मू का बस स्टैंड, जहां पर ये ग्रेनेड हमला हुआ है। और आप जानते ही हैं कि यहां पर सभी जो लोकल गाड़ियां वगैरह यहीं से निकलती हैं, और उसी के चलते जो है आप ये देख सकते हैं कि इसी जगह पर पूरी तरह से जो पुलिस यहां पहुंच पाई है, और अभी भी पूरा इलाका जो है यहां पर काफी ज्यादा अफड़ा तफड़ी का माहौल मच गया है। ये जम्मू का बस स्टैंड इलाका है जहां पर ये ग्रेनेड हमला हुआ है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, पहले भी 2 बार इसी जगह पर जो है ग्रेनेड हमला हो चुका है, और अब एक बार फिर से ये यहां पर लगभग तीसरी बार जो है ग्रेनेड हमला हुआ है। लोकल लोग भी हैं यहां पर, जो यहां पर बात अभी फिलहाल बताएंगे कि कितने बजे की बात है जिस टाइम ये यहां पर ग्रेनेड हमला हुआ। लेकिन ये एक बड़ी ही चिंता की बात है कि जम्मू बस स्टैंड जो है लगातार आतंकियों के इसी तरह से निशाने पर है, क्योंकि ये तीसरा वाकया ऐसा हुआ है जब यहां पर इस तरह का ये ग्रेनेड हमला हुआ है। और ये लोकल लोग आप देख सकते हैं जो यहां पर अभी इस टाइम है, अभी फिलहाल पूरी तरह से तो नहीं पता कि ग्रेनेड हमला किस टाइम हुआ। आप लोग यहीं पे थे जब ये हुआ? कोई आवाज वगैरह आप लोगों से था यहां पर? आप थे यहाँ पर, क्या क्या बात हुई थी? कितने बजे? अचानक धमाका हुआ, ये 12 बजे के आसपास अचानक धमाका हुआ और सब लोग डर गए। उसमें 7-8 लोग जो है इंजर्ड है, और उसमें 4 लोग जो उनको ज्यादा क्रिटिकल इसमें है इंजर्ड। तो हम लोग डर गए, बहुत ज्यादा आवाज थी धमाके की, बहुत ज्यादा आवाज थी। हम पीछे थे और वहाँ भी हम डर गए, सारे लोग डरे हुए। यहाँ पे अचानक कुछ हो गया। आप उस टाइम यहीं पे थे? जी, हम यहाँ पे थे, बस में बैठे हुए। एक्चुअली में डोडा जा रहा था, तो अचानक से बहुत जोरदार आवाज आई। हमें लगा कि टायर फटा है, लेकिन वो टायर नहीं था, काफी बड़ा धमाका था वो। शायद वो बम या ब्लास्ट ग्रेनेड हो सकता है। 3-4 लोगों को क्रिटिकल
इंजर्ड हैं वो उनको जीएमसी में रेफर कर दिया गया है। और भी कुछ लोग यहाँ पे जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं, उनको पता नहीं कहाँ लेके गए उनको। ये जम्मू बस स्टैंड में लगभग तीसरा ऐसा वाकया है जब यहाँ पर ये हमला हुआ। ये आप देख सकते हैं, ये नीचे जो पूरे कांच जो है टूटे हुए यहाँ पड़े हुए हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा धमाका हो सकता है। और जो लोकल लोग हैं जिन्होंने यहाँ बताया कि काफी लोग जो है इस बम धमाके में जो है जख्मी भी हैं। ये जम्मू का बस स्टैंड से मैं आपको पूरी रिपोर्ट दे रहा हूँ। ये तीसरा ऐसा बड़ी घटना हुई है जिसके अंदर ग्रेनेड हमला जम्मू के बस स्टैंड पर हुआ है। पूरी तरह से सुरक्षा यहाँ पर अब कड़ी कर दी गई है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जम्मू का बस स्टैंड बार बार जो है आतंकियों के निशाने पर है। तीसरा ऐसा वाकया हुआ है जम्मू के बस स्टैंड में। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक जलोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए। हमारे साथ ललित खजूरिया जुड़ गए हैं जम्मू से लाइव। हम आपको बता दें कि जम्मू के स्टैंड के ऊपर, बस स्टैंड के ऊपर ग्रेनेड से हमला हुआ है। हालांकि अब सेवाएं बहाल कर दी गई हैं बसों की, लेकिन खबर यह भी आ रही है कि एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। ललित, आपके पास क्या लेटेस्ट अपडेट है? ब्लास्ट हुआ, जिस तरह से ग्रेनेड का ये ब्लास्ट हुआ, तो जाहिर सी बात है उस ब्लास्ट के बाद वहां पर मौका वारदात पर पुलिस वहां पे आ गई और एक संदिग्ध को उसने हिरासत में लिया। हालांकि पूछताछ जारी है, ये नहीं पता चल पा रहा है कि क्या ये संदिग्ध उसमें शामिल था कि नहीं शामिल था। लेकिन सवाल यह है कि एक साल में तीसरा ब्लास्ट जो कई सवाल भी उठाता है, और दूसरा अगर हाई अलर्ट पे था जम्मू कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये व्यक्ति कहां से आया, और इसके पास ग्रेनेड अगर था तो हमारा जो खुफिया जो तंत्र है वो किस तरह से लैप्स कर गया। लगातार इस तरह की जो वारदात है वो देखने को मिल रही है। एक सवाल लोगों के मन में है कि जो सर्दियों की राजधानी जम्मू कश्मीर की जम्मू रहता है वो अभी भी है, तो क्या इसको इस तरह से देखा जाए जो आवाजाही है वहां पर कश्मीर के लोगों की खासतौर से रही है, तो क्या ये खासतौर से कुछ मैसेज देने के लिए, या अगर देखा जाए वहां पर आतंकियों की गतिविधि, जिस तरह से अगर आप बात करें पुलवामा अटैक से पहले भी बाद में भी ऑल आउट के बावजूद लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी हो रहा है और आतंकी हमले भी हो रहे हैं, और आप जैसा बता रहे हैं तीसरा हमला है, इस सब चीजों को देखकर अगर देखा जाए, सबको जोड़कर देखें तो क्या लगता है? देखिए, राजधानी तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि सर्दियों की राजधानी जम्मू ही है, लेकिन ये भी है कि यहाँ कश्मीरियों की यहाँ पर आवाजाही काफी ज्यादा रहती है और लोकल बस स्टैंड में भी उनका काफी आना जाना रहता है। लेकिन ये कहना कि इसमें वही इन्वॉल्व हो या फिर उस तरीके से देखा जाए, सवाल ये उठता है कि आप पिछले एक साल से देखिए खालिद जी, जब से ये सरकार का गठबंधन पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन जब से टूटा है, उसके बाद से जो बयान आ रहे हैं नेताओं के, वो बयान कहीं ना कहीं खासकर कश्मीर के नेताओं के जो बयान सुनने को मिलते हैं, या फिर वो 35 से 370 पर जो बयान देते हैं, वो जो बयान है वो इन ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, आतंकियों की सोच को बढ़ावा देते हैं, उनकी वारदातों को बढ़ावा देते हैं। पुलवामा का अटैक देख लीजिए, उसके बाद हाई अलर्ट। यानी ललित, अगर आप देखें तो नेताओं का जो बयान है उससे जो आतंकवादी हैं उनका मनोबल बढ़ा होगा, और अगर देखें सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल डाउन हुआ होगा। इसको आप अगर इस तरह से देखें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ है मामला। बिल्कुल बिल्कुल खालिद, जब आप सेना के एक मेजर की आप शिकायत करते हैं, गवर्नर से जब शिकायत करते हैं, शुक्ला की जब आप शिकायत करते हैं कि ये इनको समझाइए, ये अपनी हद से बाहर जा रहे हैं, तो आप खुद सोचिए जिन नेताओं के जहन में यह आ रहा है कि जो सुरक्षा बल, जो सैनिक वहां पे लगाए गए हैं, वो हमारे अगेंस्ट चल रहे हैं, वो हमारी सोच के अगेंस्ट चल रहे हैं, वो आतंकियों के खात्मा कर रहे हैं, तो ये उन नेताओं को चीज पसंद नहीं आती। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरह के बयान जाएंगे तो हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल गिरता है और उन आतंकियों का मनोबल बढ़ता है जो ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। खालिद, मैं आपको तारीखें बता देता हूं। 24 मई 2018 को पहला अटैक होता है, कोई नहीं पकड़ा जाता, पता नहीं चलता कहां से हुआ, किसने किया, खाली एक टीम आई, जांच बैठा दी गई, वो एक व्हाइट सा सर्कल बना दिया गया, फॉरेंसिक टीम आती है, वहां से कुछ सामान इकट्ठा करती है, उसकी जांच का पता नहीं चलता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर अगस्त महीने में ही यहाँ से 8 जिंदा ग्रेनेड पकड़े जाते हैं, ये नहीं पता चलता कहां से आए, कौन था वो व्यक्ति। हालांकि उसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन कोई पता नहीं चला कि उसकी मंशा क्या थी, कहां उसने ये ब्लास्ट करने थे, उसके पास इतनी तादाद में आए कहां से, और यानी जो सिक्योरिटी का जांच की एजेंसियों की नाकामी। 7 तारीख और फिर 29 दिसंबर को ब्लास्ट होता है, उसका भी नहीं पता चल पाता किसने किया किसने नहीं किया। लेकिन इस बार जो ब्लास्ट है, ये जो स्थानीय लोग हैं, मतलब जो लोकल्स हैं या फिर जो लोकल्स लोग हैं या बाहर के लोग हैं,
यानी कि लोगों को टारगेट किया गया। पहले यानी ललित, आपकी बातों से दो चीजें सामने आ रही हैं। एक तो आप कह रहे हैं कि नेताओं की बयानबाजी, आप देखें पुलवामा अटैक के बाद जिस तरह से चीजें हो रही हैं, राजनीति पूरे देश में गरमा रही है। दूसरा, आपने कहा कि जांच एजेंसियों की नाकामी को आप सवाल उठा रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप बात करें, पुलवामा अटैक में 300 किलो के करीब अगर आरडीएक्स या विस्फोटक आया, वो कहां से आया, आज तक उसके बारे में किसी ने बात नहीं की। उसके बारे में जांच क्या चल रही है, उसकी भी कहीं खबर नहीं है। यानी नाकामियां लगातार जो है सबूत के तौर पर सामने आ रही हैं जांच एजेंसियों की। बिल्कुल, देखिए, सिर्फ एक खुफिया, अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें, विभाग की बात करें, वो सिर्फ एक कह देता है कि यहां अटैक हो जाएगा, ठीक है, उनका काम है अलर्ट करना। लेकिन जो लोकल पुलिस होती है, जो लोकल एक मॉड्यूल होता है, जो लोकल इनकी इंटेलिजेंस होती है, वो कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। अब देखिए, जांच एजेंसियां आएंगी, जांच करेंगी, लेकिन जो हमारा खुफिया तंत्र है या खुफिया विभाग है जो इनको अलर्ट करता है, वो तो एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा नहीं, वो तो खाली अलर्ट। लेकिन ललित, इस पूरे मामले में दो चीजें होती हैं। अपराध के अंदर दो मामले देखे जाते हैं, अपराध से घटने से पहले और अपराध के घटने के बाद। पहले क्या आपकी मुस्तैदी थी, किस तरह से आप चौकन्ने थे, आपका सर्च ऑपरेशन क्या था, आपकी जो मॉनिटरिंग क्या थी, और उसके बाद आपने क्या किया? दोनों सवालों के दायरे में पुलवामा अटैक के बाद भी, अभी इतने दिन गुजरने के बाद भी, 14 फरवरी से लेकर आज तक, उसके मामले में अभी जांच एजेंसियां ये कहने को तैयार नहीं है कि गाड़ी कहां की थी, ये चीजें भी सामने नहीं आए, जो विस्फोटक है वो कहां से आया। ये तमाम सवाल कहीं ना कहीं बड़े हैं। बिल्कुल सही कहा खालिद आपने। अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि वो गाड़ी अगर थी आई तो कहां से आई। हालांकि जो मालिक था उस गाड़ी का, जिसके नाम ये गाड़ी थी, उसने खुद एक तंजीम जो मिले टेररिस्ट जो ग्रुप है, संगठन है, उसको उसने ज्वाइन कर लिया। लेकिन 350 किलो का अगर आरडीएक्स कहा जा रहा है कि उसमें यूज हुआ, तो वो कहां से खरीदा? एक दिन में तो वो खरीद नहीं सकता, और जाहिर सी बात है उसने छोटी छोटी मात्रा में लाया होगा और इकट्ठा किया होगा। ये जो वहां पे जो लोकल, मैं वही कह रहा हूं, जो लोकल हमारा जो खुफिया तंत्र है वो फेल है। दूसरा, उसके बाद ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट पे कर दिया जाता है रियासत जम्मू कश्मीर, और बस स्टैंड जहां पर हजारों की तादाद में लोगों का रोज आना जाना है, उस बस स्टैंड में सीसीटीवी तक जो कैमरे हैं वो वहां पे नहीं लगाए गए। ऐसे समय में ललित, आपने जो एक बात कही थी कि राजनीति भी गर्म है, हमारे देश में ये तो बताने को लोग तैयार हैं कि वहां पर सीमा के पार हमने 250 मारे या 400 मारे या कितने मारे, इस पर बहस हो रही है। लेकिन अगर देखा जाए, जो आरडीएक्स या विस्फोटक कहां से आया या पुलवामा अटैक के अंदर क्या लैप्सेस रहे, उस पर कोई बात नहीं कर रहा क्या? देखिए, ये जांच एजेंसियों का काम है, तो जाहिर सी बात है जो चीज दिखती है उस पर ज्यादा सियासत होती है, और जो चीज नहीं दिखती है उस या इसको ऐसा कहते हैं, जो चीज बिकती है उस पर ज्यादा सियासत होती है। दिखती भी और बिकती भी है, दिखती है और बिकती भी है। उन नेताओं के लिए बिकती है जो इस पर इस तरह की बयानबाजी करते हैं, जो सबूत मांगते हैं। उन्हें मालूम है कि अगर हम इन चीजों को टारगेट करेंगे, ये चीजें मांगेंगे, तो जाहिर सी बात है हम एक ऐसा अपना एक नजरिया रख रहे हैं, तो लोग हमें सुनेंगे। यानी इसमें अगर देखें, दो पक्ष हो गए। एक पक्ष वो है जो कि इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, एक वो है जो सवाल पूछ रहा है। एक पक्ष है वो बता रहा है कि 250 थे या 400 थे, या हमने ये कर दिया, पोस्टर लगा लगा के वो रैलियां कर रहे हैं। और एक वो तबका है जो कि सवाल कर रहा है, कितने थे, कहां से आए, क्या हुआ। यानी इस पर राजनीति के दो पाले बने हुए नजर आ रहे हैं आपको। राजनीति तो होनी है। देखिए, सवाल ये है कि हिंदुस्तान, ये अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक वाले 2 हमले देखें, उड़ी का हमला देखें और अब का हमला देखें, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से जवाब दिया, तो जाहिर सी बात है जब सरकार जवाब देती है तो उसका श्रेय भी सरकार लेती है। बेशक हमारी सेनाएं वो काम करती हैं, लेकिन नेतृत्व जो है वो राजनेता का ही होता है, वो राजनीति का होता है, वो सरकार का होता है। सवाल ये भी उठते हैं कि जब 26/11 हमला हुआ था, या हिंदुस्तान की मंदिर जिसे कहा जाता है, संविधान, अपने पार्लियामेंट में जब अटैक हुआ था, तो उस वक्त भी इस तरह के एक नौबत आ गई थी कि दुश्मन देश को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, जब ये कंफर्म हो गया था कि इसमें पाकिस्तान का ही हाथ है। लेकिन उन दोनों मामलों में जो कन्विक्शन भी हुआ है, दोनों में सजा भी हुई है उस समय। वहां पे यहां पर तो अभी जांच चल रही है। बहरहाल दोनों गंभीर बातें हैं। बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया, यकीनन उस जमाने में भी क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी, और इस पर सेनाओं की बहादुरी पर सवाल नहीं होना चाहिए, सरकार श्रेय लेती है, ये बड़ा सवाल है। मैं वही कह रहा हूं, सेनाओं की कोई भी उस पर सवाल नहीं उठा रहा, पूरा देश उसके साथ है, पूरी जनता उनके साथ है। लेकिन लोग ये सवाल पूछते हैं कि जब 26/11 हुआ था, जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था, तब भी तो सरकारें थी, तब भी तो हमारी सेना थी, तब भी तो हमारे एयरफोर्स थी, तब क्यों नहीं एक्शन लिया गया? तो यही मिराज तब भी थे। श्रेय लेगी जो एक्शन, जो सरकार
जो सरकार अपना कमांड लेती है, जो सरकार के नेतृत्व में जो सारा यानी ललित, अगर आपको देखा जाए इस कार्रवाई से विपक्ष बौखलाया हुआ है, बार बार इसीलिए पूछ रहा है कि वहां पर कितने मरे हैं, कितने करे हैं, और उसके अलावा जो कल वहां पर तस्वीरें जारी की गई उस पर भी सवाल किए जा रहे हैं कि अगर बिल्डिंग के अंदर सुराख करके बंद उसके अंदर बॉम्ब गिर गया है तो वो जब फटा होगा तो बिल्डिंग उड़ जानी चाहिए, लेकिन बिल्डिंग वहीं खड़ी है। ये सवाल उठाने वाले लोगों के लिए समय शायद सही नहीं है। देखिए, मैं यही कह कि विपक्ष कहीं ना कहीं सबूत मांग रहा है और सरकार जो सबूत मांग रहे हैं उनको कहीं ना कहीं उस कटघरे में खड़ा कर रही है कि देखिए ये सेना के ऊपर सवाल उठा रही है, वायुसेना के ऊपर हमारे सवाल उठा रहे हैं, जबकि हमारे वायुसेना का साफ कहना है कि हमने 80% टारगेट पे जो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी 80% हमने उनको डिस्ट्रॉय किया है। हमारे ललित, आज के अगर अटैक की बात करें बस स्टैंड पर जो हुआ है, इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं आतंकियों के जो हौसले हैं वो बढ़ गए हैं, और अगर देखा जाए जांच एजेंसियां कहीं ना कहीं बैकफुट पर भले ही न जा रही हूं, लेकिन यकीनन उनके लिए काम करने के अंदर परेशानी जरूर होती है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसी है, देखिए जो पुलिस का एक अपना एक खुफिया विभाग होता है, वो क्या करते हैं कि स्थानीय लोगों से उसका काफी रास्ता रहता है। हाँ। और स्थानीय लोग ही उनको इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, जिनको पता है, जिनको मालूम होता है कि हाँ जी संदिग्ध कहाँ घूम रहे हैं, पहचान लेते हैं, उनको लोकल इन्फॉर्मर जो है वो लोकल जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको नहीं मिल पाती, तो ये भी एक बहुत बड़ा गैप है। हाँ। तो दूसरा ये है कि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इन धमाकों को सिर्फ 14 फरवरी से मत देखिए, इन धमाकों को देखिए महबूबा मुफ्ती के उन बयानों से। हाँ। जो बयान देती है, गंभीर बयान जो ये कहती है कि अगर 35 से या 370 से छेड़छाड़ की तो 1947 से अब तक का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। कितना गंभीर बयान उन्होंने दिया था वो अगर देखा जाए हमें दोहराना भी नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं जांच एजेंसियों को इनके उस पे बयानों को भी देखना चाहिए। जमात इस्लामी पर जिस तरह से शिकंजा कसा गया, उनके नेताओं को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया और उनके फेवर में महबूबा मुफ्ती का सड़कों पर उतरना और ये धमकी देना कि अगर इन पर बैन नहीं हटाया गया तो परिणाम और ज्यादा खतरनाक होंगे। तो आप किनको बहुत बहुत शुक्रिया ललित खजूरिया, आप नजर बनाए रखें और वहां पर अगर कोई और अपडेट होगा तो हम आपके पास जरूर आएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अब बात करते हैं उस मुद्दे की, राफेल की। राफेल अभी आया नहीं है, दुश्मनों के लिए क्या वो खतरा बनेगा, क्या उसकी मारक क्षमता होगी, ये अभी कागजों में है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में उसकी मारक क्षमता सभी देख रहे हैं। अब उससे जुड़ी इंपॉर्टेंट फाइल के चोरी होने की खबर खुद अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में दी है। अटॉर्नी जनरल सबसे बड़े अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़ा मामला, उसकी खुफिया फाइल के चोरी होने की खबर दी गई है। इस पर विपक्ष को मौका मिल गया, सवाल उठाने लगे। वही राहुल गांधी जो इसको शुरू से उठा रहे थे उनको फिर मौका मिल गया। वो कई बार बड़े गंभीर आरोप लगाते हैं, कई बार अगर देखें चौकीदार पर बड़े गंभीर आरोप लगाते हैं। इस पर फिर उन्हें मौका मिला, उन्होंने फिर सवाल खड़े कर दिए। पहले सुनवाते हैं आपको क्या वो कह रहे हैं और क्या उस पर जवाब और सवाल हो रहे हैं, फिर इस पर बात करेंगे। कह रहा हूं आपको जिस पे कार्रवाई करनी है आप कीजिए, वो तो ओपन सीजन है, कीजिए, आपकी सरकार है, मगर प्राइम मिनिस्टर पे भी कीजिए। प्राइम मिनिस्टर ने स्वयं 1:30 बजे रात को सीबीआई चीफ को हटाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको वापस डालो, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को फिर से हटा दिया। तो कुछ ना कुछ तो है, आप कीजिए, जो भी इंक्वायरी करनी है आप कीजिए, सब पे कीजिए, मगर प्राइम मिनिस्टर पे भी कीजिए। प्राइम मिनिस्टर ने राफेल डील को डिले किया। प्राइम मिनिस्टर ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में डाले। डिफेंस मिनिस्ट्री के कागजों में लिखा है, पर्रिकर जी ने अपना क्लियर कट बोला है कि मैं ब्लैकमेल कर रहा हूं। ऑडियो टेप है, आपको सुनाई है मैंने। उनके मंत्रियों ने कहा है कि यहां पे गोवा के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि मेरे पास फाइल पड़ी हुई है। वहां भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उनके पास फाइल कैसे पड़ी है। आजकल पाकिस्तान में ही राहुल गांधी की चर्चा अधिक हो रही है और उनकी पार्टी के नेताओं की। ये बिल्कुल बेबुनियाद, शर्मिंदगी भरा आरोप है। राहुल गांधी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। सर, ये यहां तक बोल गए कि इनाफ सबूत है प्रोसिक्यूट करने के लिए। कोई झूठ बोलने पर कोई सीमाएं हैं क्या? झूठ बोलने पर कोई सीमा है क्या? ये तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। इसलिए बेबुनियाद, बिल्कुल
शर्मिंदगी भरी आरोप लगाना, जिस पर देश भी विश्वास नहीं करता है। अगर राहुल गांधी अपने को इस तरह के एक प्रकार से देश के सामने अपने को बिल्कुल बेनकाब करने पर तुड़े हुए हैं, तो मैं यही कहूंगा कि राहुल गांधी अब तभी मानेंगे जब पाकिस्तान राफेल की सर्टिफिकेट दे देगा। बड़ी गंभीर बात है कि झूठ बोलने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन सवाल यह कि झूठ बोल कौन रहा है। वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा फाइलें चोरी हो गई हैं, राहुल गांधी को मौका मिल गया, उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। देश को कम से कम यह तो बताना ही पड़ेगा कि झूठ बोल कौन रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत के नारे के बीच बीजेपी के अंदर मेरा जूता सबसे मजबूत सामने आया। बूट हो गया, बूथ से बूट हो गया है। और मामला है संत कबीर नगर का, उत्तर प्रदेश का। बड़ा खास स्टेट है, वहां पर पुलिस बड़ी मुस्तैद है, लेकिन सांसद महोदय ने अपने विधायक के, अपने ही पार्टी के विधायक पर जूते से यह बता दिया, क्योंकि उनका नाम किसी पत्थर पर नहीं आया था। पहले जरा तस्वीर देख लेते हैं और इस पर जब विधायक ने प्रदर्शन किया है उनकी क्या नाराजगी है वो सुन लेते हैं। फिर दिग्विजय मिश्र के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि यह यूपी के अंदर चल क्या रहा है। मेरा बूथ सबसे मजबूत का नारा है और कोशिश भी की जा रही है, लगातार अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया जा रहा है, लेकिन सांसद के हाथ में जूता है और सिर है विधायक का। कितने मारे हैं यह भी नहीं गिन पाए, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मारे गए हैं। बड़ी जल्दी में मारे तो लोग गिन भी नहीं पाए। ऐसा कहा जा रहा है कि 7 मारे हैं और विधायक ने 5 या 2 थप्पड़ मारे। यह बड़ा सवाल है कि विधायक ने सांसद के ऊपर कितने थप्पड़ मारे और सांसद ने विधायक के कितने जूते मारे। लोग बड़ा सवाल कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि लोगों ने लाइन में लग के जिनको चुना उनके ये हालात हैं, तो फिर कैसे चीजें होंगी। और आने वाला जो चुनाव है बहुत सिर पे है। आप भी देख लीजिएगा कि अपने जनप्रतिनिधि को चुनने से पहले यह जरूर सोच लेना कि जूते अगर पहन के कहीं जाएंगे, बिना फीते का जूता था ये लोग बता रहे, जल्दी से उनका उतर गया, उनका नहीं उतर पाया, ये भी लोग कह रहे हैं। खैर, हमारे साथ दिग्विजय मिश्र जुड़ने वाले, उनसे पूछते हैं कि तमाम जानकारी उनके पास क्या है, क्योंकि ये सब जो खबरें आ रही हैं ये तो छन के आ रही हैं। पहले जो विधायक है उनकी नाराजगी देख लेते, क्या नाराजगी, फिर दिग्विजय मिश्र के पास चलेंगे। दिग्विजय मिश्र, आपको आवाज मिल रही है? मिल रही है सर। दिग्विजय, ये आपके स्टेट में क्या हो रहा है? इतनी तेजी से जूते मारे, लोग गिन भी नहीं पाए। जी आजाद जी, इसको सिर्फ और सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि ये जो शर्मनाक हरकत है नेताओं की, इस नेताओं की इस शर्मनाक हरकत से कहीं ना कहीं हमारा जो देश है वो शर्मिंदा हो रहा है। देश कभी शर्मिंदा नहीं होगा, देश बहुत महान है, ये इनकी अपना कृत्य है, इसको लेकर देश को शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है। देश की मानता है, बड़प्पन है कि लोकतंत्र के नाम पर ऐसे लोगों को हम चुन लेते हैं, लेकिन शर्मिंदगी इन्हीं के लिए है। अब क्या कार्रवाई हो रही है बाद में, ये जरा बता दीजिए। जी आपको बताएं आजाद जी, जिस तरीके से ये स्टेप लिया गया उसके बाद विधायक के खिलाफ और सांसद के खिलाफ जांच बिठा दी गई है। दोनों लोगों में जिसको दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ जरूर एक्शन होगा। लेकिन आपको पता है उससे पहले मामला कुछ ऐसा है कि अगर हम बात करें सिर्फ विधायकों और सांसदों की, आपको पता होगा अभी कुछ दिन, अभी कल की ही बात है, अभी कल की डेट में जो विधायक हैं और रमापति शास्त्री हैं वो उन्नाव में भी मौजूद थे। वहां पे भी जो समाज कल्याण अधिकारी है उसको पीटा गया है उनके सामने, जबकि वो कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्हीं के अधिकारी को, उन्हीं के विभाग के लोगों को उनके सामने पीटा गया है। यानी जूता थेरेपी आराम से पूरे प्रदेश में हो रही है। जी एकदम, उन्नाव में भी यही स्थिति रही, यही स्थिति संत कबीर नगर में है। तो ये जो महापर्व आ रहा है चुनाव का, इसके पहले कहीं ना कहीं इन लोगों में बौखलाहट है और ये देखने को मिल रहा है। और ये कहा जा सकता है कि ये जो बौखलाहट है कहीं ना कहीं इससे जो चीजें बिगड़ रही हैं। लेकिन दिग्विजय एक सवाल ये बन रहा है कि इसके बाद क्या प्रशासन को ये, हालांकि प्रशासन नाम की चीज वहां दिखी नहीं है, प्रशासन की ही मीटिंग थी, प्रशासन वहां नहीं था। दरोगा जी भी जब आए, जब चीजें सब चीज हो चुकी थी, 7 के 7 8 के 8 जितने जूते थे लग चुके थे, थप्पड़ भी लग चुके थे, उसके बाद वहां जो दरोगा था वो आया था। लेकिन प्रशासन के नाम पे सवाल उठ रहा है, अब क्या मीटिंग्स के दौरान जूते उतार के बाहर जाना पड़ा करेगा? जी निश्चित रूप से। अब जैसे पहले मंदिरों के बाहर लिखा जाता था कृपया जूते चप्पल यहाँ उतारें, तो निश्चित रूप से ये करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक मंदिर है, राजतंत्र का मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पे जूते नहीं जाने चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने हरकत किया है आजाद जी,
ये इन लोगों ने ये बताने की कोशिश की है कि आने वाला जो भविष्य है, अगर हम आप अपने बच्चों को कभी पॉलिटिक्स में भेजने की। बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय, आपने जानकारी दी। जरा नजर रखिए और कम से कम ये जरूर देखिए कि जांच के बिंदु क्या क्या हैं और प्रशासन नाम की जो चीज होती है वो क्या कर रहा था और क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो रही है, इस पर भी नजर रखिएगा। ये खबर हम हो सकता है शाम को डिबेट में ले तो आपसे जानकारी और ले लेंगे, क्योंकि खबर बड़ी हो या ना हो लेकिन घटना बड़ी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं उस राजनीति की जो गुजरात में देखने को मिल रही है। हार्दिक पटेल को अब कांग्रेस अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। हालांकि हार्दिक पटेल के जो झुकाव था वो कांग्रेस की तरफ जरूर काफी देखा गया, कई बार उनका जो प्रेम है कांग्रेस के प्रति देखा गया, लेकिन अब विधिवत कांग्रेस में वो शामिल हो सकते हैं। यानी हार्दिक पटेल बड़ा समुदाय है पटेल्स का, और बात करें गुजरात की, उनका एक इंपैक्ट है और बड़े नेता के तौर पर अगर देखा जाए नए चेहरों में उनका नाम है और आंदोलनकारी चेहरे के तौर पर वो स्थापित हो चुके हैं। कांग्रेस उन पर डोरे डाल रही है और कहा यह जा रहा है कि कामयाब भी हो गई है। सीडब्ल्यूसी में इस पर ऐलान भी होगा। निशांत राय हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे पूछते हैं कि लेटेस्ट उनके पास क्या है। पहले बाइट सुन लेते हैं महिपाल सिंह क्या कह रहे हैं इसके बारे में और उसके बाद निशांत राय से बात करते हैं। एक बड़ी निशान से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम आपको बता दें पटेल बड़े उसमें हो गया। लेकिन एक और जाते जाते आपको खबर देते, क्योंकि 5 खबरें थी, एक खबर बहुत शॉर्ट में बता देते। मेरठ के अंदर एक अतिक्रमण को हटाने के दौरान पुलिस के ऊपर मारपीट हुई, आगजनी हुई और पुलिस को बता दिया गया कि यूपी की पुलिस भले ही ठाए ठाए करके मुंह से अपराधियों को कंट्रोल कर ले, लेकिन अगर जमीन पर कुछ होता है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई होती है उसमें उसे भागना भी पड़ जाता है। मेरठ की खबर है, हालांकि कल की खबर है, लेकिन यूपी पुलिस पर बड़ा सवाल है। 2 के पंच में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।